अरोड़ा को-फाउंडर और सीईओ हैं इंश्योरेंस समाधान की, मेरे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा, आपका स्वागत है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और जी हाँ, हम इंश्योरेंस पर बातचीत करने वाले हैं, इंश्योरेंस को पोर्ट करने पर बातचीत करने वाले हैं। देखिए, रेगुलेटर ने काफ़ी हद तक जो है पोर्टिंग को आसान बना दिया है और मेरे ख्याल से अच्छा भी है शिल्पा, क्योंकि अब वो दिन गए जब आप सालों साल एक ही इंश्योरर के साथ अटके रहें, जहाँ पर आपको कवरेज भी अच्छी नहीं है, आपको फीचर्स भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बेसिक सुविधाओं के अलावा, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में खासतौर से एज एन एडेड फीचर बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। हर किसी का मन होता है कि अपग्रेड किया जाए उसको, भले ही थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट आपको देनी पड़े। बहरहाल, पोर्टिंग पर मैं आती हूँ। किन कारणों की वजह से आपको इंश्योरेंस या हेल्थ पॉलिसी पोर्ट करने का फैसला लेना चाहिए? वो क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, वो क्या फैसले हो सकते हैं, वो क्या वजह हो सकती है? सो बेसिकली जो हमने देखा है, सबसे टॉप रीजन जो आ रहा है कोटिंग का वो है इंक्रीजिंग प्रीमियम्स। सो आजकल देखा जा रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ी प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई जगह पे 30 to 50% एनुअल प्रीमियम हाइक हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्रीमियम पे करने में जो है पॉलिसी होल्डर को दिक्कत आ रही है और फिर वो और ऑप्शंस ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से वो पोर्ट कर रहा है पॉलिसी। सेकंड रीजन है कि क्लेम एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं हुआ। अ, जब क्लेम करने गए रिजेक्शन हो गया, तब वो कोटिंग के लिए ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी। तीसरी चीज है, जैसे हम लोगों के फेवरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, फेवरेट डॉक्टर्स होते हैं, तो नेटवर्क हॉस्पिटल जो मेरा नियर बाय है, अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल उस पॉलिसी की कैशलेस में नहीं आता तो मेरे लिए पॉलिसी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है कि ये हॉस्पिटल में मुझे कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो मैं वो पॉलिसी लेना चाहूंगी जिस जो मेरे नियर बाय हॉस्पिटल को कवर करे। सो ये कुछ रीजंस है, बट मेजर रीजन जो देखा गया है वो है जो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप कह रही हैं कि बढ़ता हुआ प्रीमियम जो है वो एक बहुत बड़ी वजह बन गया है, जिसकी वजह से जो है लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को पोर्ट कराना जो है वो शुरू कर चुके हैं। मुझे ये बताइए, अगर प्रीमियम एक बहुत बड़ी वजह है तो हर जगह प्रीमियम बढ़ रहा है, हर तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ प्रीमियम बढ़ाने का जो फैसला है वो एक्सटेंडेड प्रीमियम, इंक्रीज इन प्रीमियम, प्रीमियम का बढ़ना बट लो बेनिफिट्स, ये एक वजह है, या बेनिफिट्स के साथ साथ प्रीमियम भी बढ़ रहा है, ये वजह है? तो जैसे लोगों को पता नहीं चल रहा, जब वो लोअर प्रीमियम पे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं बेनिफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। ये एक बहुत प्रॉब्लम है कि हमारे देश में पॉलिसी होल्डर को अवेयरनेस ही नहीं है। से आप लोअर प्रीमियम में जाते हैं जब, तो हो सकता है आपकी पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग लगी हुई हो। अब रूम रेंट कैपिंग हमें तो लगता है कि कोई बात नहीं, हम उस काइंड ऑफ रूम में रह लेंगे 4,000 5,000 के रूम में। लेकिन जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, स्पेशली अगर मेट्रो में देखा जाए, तो आप जब हॉस्पिटल जाते हो, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि बेड मिलेगा या नहीं। इसके लिए भी आपको अप्रोच लगानी पड़ती है, और वहां पे अगर आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि नहीं, आपको सिर्फ 4-5 हज़ार की कैटेगरी का रूम लेना है, रिस्ट्रिक्शन है, तो और समस्या मुश्किल हो जाती है कि अब क्या करें। सो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ये हमारे हाथ में नहीं होता कि कौन किस तरह का रूम मिलेगा। हो सकता है हायर कैटेगरी हो, कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जहाँ पे मैं शेयर्ड रूम में रह नहीं सकते। सपोज ब्रेन स्ट्रोक आया, स्ट्रोक की सर्जरी है, यहाँ पे पेशेंट की इम्यूनिटी लो है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, इम्यूनिटी लो है, पेशेंट को रेस्ट चाहिए। अब ट्विन शेयरिंग में नहीं जा सकते या ट्रिपल शेयरिंग में नहीं जा सकते, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए। सो जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं प्रीमियम में, कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट तो जा रहा है। सो हो सकता है रूम रेंट कैपिंग हो। और चीजें जो पॉलिसी होल्डर रियलाइज नहीं करता वो है कि पॉलिसी के अंदर सब लिमिट लगे हो सकते हैं। अब ये सब लिमिट क्या होता है, जैसे कि आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट पॉपुलर हो रही है। मॉडर्न ट्रीटमेंट मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, लेटेस्ट ड्रग्स आ रही है, लेटेस्ट रिसर्च के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसमें सब लिमिट लगी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रोबोटिक सर्जरी बिग वे आ रहा है मेडिकल में, जिसमें लो इन्वेजन थेरेपी, लो इन्वेजन सर्जरीज है जहाँ पे ज्यादा काट पीट नहीं करना पड़ता, छोटे छोटे होल से ये ट्रीटमेंट हो जाती है।
ये बहुत पॉपुलर हो रही है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में। अब नी रिप्लेसमेंट आपके पास रोबोटिक भी है, आपके पास नॉर्मल भी है। रोबोटिक ज़्यादा ईज़ी और कन्वीनिएंट है, बट आपकी पॉलिसी के अंदर सब लिमिट लगा हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मेरी 10 लाख की पॉलिसी है सम एश्योर्ड, बट मेरी पॉलिसी के अंदर एक सब लिमिट लग सकता है रोबोटिक सर्जरी का, जिसमें मुझे सिर्फ 2 लाख तक का ही कवर मिलेगा। सो ये चीजें हैं जो पॉलिसी होल्डर समझ नहीं पाता। ऐसे ही कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कैंसर में इस्तेमाल होते हैं, मोनोक्लोनल इंजेक्शंस कहते हैं। इम्यूनोथेरेपीज आपने सुना होगा, ये कैंसर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस पे भी इंश्योरेंस कंपनी सब लिमिट लगा सकती है। आपके पास 10 लाख का पॉलिसी होगा, लेकिन हो सकता है सिर्फ 1.5 लाख का कवरेज हो। सो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ क्लेम बढ़ सकता है। अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लो प्रीमियम है, कोई बात नहीं, मैं स्विच कर रही मैं पोर्ट कर लेती हूँ, बट आपको उसके अंदर के बेनिफिट्स भी मैच करने पड़ेंगे। क्या आपकी करंट पॉलिसी और जो आप नई पॉलिसी में पोर्ट कर रहे हो उसमें एडवांटेजेस हैं आपको रियली, तभी आप पोर्ट करिए। ऑलराइट शिल्पा, अब मुझे ये समझना है कि किस किस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज को आपको जो है कंसिडर करना चाहिए। एक तो प्रीमियम कॉस्ट आपको देख लेनी चाहिए, कवरेज का देख लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्लेम सेटलमेंट भी होती है एक चीज़ जो कि लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं बिफोर पोर्टिंग देयर पॉलिसीज़। ये कितना बड़ा एक एस्पेक्ट होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपको कंसिडर करना चाहिए? क्लेम सेटलमेंट तो मैंने बोला है कि एक रीजन होता है कि जब क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, दूसरे को ही हम देखते हैं हॉस्पिटल में कि इसको मेरे फ्रेंड को नहीं मिला या मेरे रिलेटिव को भाग दौड़ करनी पड़ी, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। ज्यादातर लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो एज सच जाके पढ़ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता कैसे देखना है उसको। लेकिन क्लेम सेटलमेंट जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इन सिलेक्टिंग एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट में देखना चाहिए वो देखना चाहिए कि कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की सब लिमिट को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं और प्रीमियम पे कर सकते हैं तो सब लिमिट नहीं रखिए, बिकॉज़ बहुत सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ रही है मार्केट में, लेटेस्ट रिसर्च हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में व्हाई हम लोग इसको डिनाई करें, हमें ये कवरेजेस होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे अपना नेटवर्क हॉस्पिटल देखना चाहिए कि मेरे आसपास के जो मेरे हॉस्पिटल्स है, जो मेरा ट्रस्टवर्दी डॉक्टर है, क्या वो हॉस्पिटल मेरा कवर्ड है या नहीं कवर्ड है। ये चीजें थोड़ा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। वेटिंग पीरियड वेवर मिल जाता है और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ओपीडी कवरेज है। कुछ हमारे को मिलते हैं, जैसे कि आप अगर क्लेम नहीं ले रहे तो क्या आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कुछ पॉलिसीज में आपको उस साल के लिए ओपीडी कवरेज मिल जाता है, जैसे 5,000 का बोलेंगे कि आप ओपीडी भी ले सकते हो। तो क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन मिल रहा है आपको, आपको हेल्थ चेकअप मिल रहा है उस पॉलिसी के अंदर। सो देयर आर, हमें बेनिफिट्स देखने हैं कि मैं क्या-क्या बेनिफिट्स खरीद रही हूँ। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं हेल्थ इंश्योरेंस के जिस पर हमें बातचीत भी करनी है और इसके पोर्टिंग पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ही अहम मुद्दा जिस पर अब हम बातचीत करना चाहते हैं और वो है मेंटल हेल्थ का। और इसकी जो रफ्तार है वो देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम कुछ ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश भी करेंगे। उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कैसे मानसिक तौर पर और या मानसिक बीमारियां जो हैं वो किस तरह से अब जो है भले ही वो युवा हो हमारे भारत में या किसी भी एज ग्रुप के कोई भी नागरिक हो, सभी को हम देख रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम सबको अपनी अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। अब बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हमारे देश में बढ़ रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स फुल स्क्रीन में आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे जहां पर आपको क्लियरली बता पाएंगे हम कि क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया में तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, लेकिन भारत भी हम देख रहे हैं इससे अछूता नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि सामाजिक अस्थिरता, युद्ध और आर्थिक असुरक्षा के कारण लोगों में जो है इस तरह की मानसिक मजबूती कम होती हुई दिखाई दे रही है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा
इस्तेमाल होने वाला शब्द है और इसका असर जो है कमज़ोर लगने लगा है इसी वजह से, क्योंकि हर कोई इससे जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं जो कि शुरू की गई हैं मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा गहरी है, बिकॉज यहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे लेयर्ड एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग इससे अब जूझना शुरू हो चुके हैं। साल दर साल इसकी तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है और आप हार्ट ट्रबल कहिए, आप डायबिटीज़ कहिए, आप टीबी कहिए या कोई और एस्पेक्ट की बीमारी या कोई और स्वास्थ्य को लेकर संबंधित आप इशू या हेल्थ प्रॉब्लम देखिए, मेंटल हेल्थ किसी से भी कम नहीं है। लेकिन बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि जो ट्रीटमेंट है, जो बीमारियों का जिक्र मैंने किया, उनके लिए फिर भी आपके पास ट्रीटमेंट है, उनके लिए फिर भी आपके पास कवरेज है हेल्थ इंश्योरेंस में या बाकी तरह से, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी ट्रीटमेंट गैप 70 से 92% है। मतलब 70 to 90% लोग इलाज ही नहीं अपना करा पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। भारत सरकार मानसिक स्वास्थ्य पर सिर्फ जो खर्च करती है वो 0.05% जीडीपी और 1.11% बजट का खर्च जो है वो रखा हुआ है। अब विकसित देश जो हैं मानसिक स्वास्थ्य पे लगभग 5% उनकी जीडीपी का 18% उनके बजट तक का वो खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सेवाएं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये भी शुरू हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को यहाँ पर शामिल करना ज़रूरी बताया गया है। 1.6 लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड इसको किया जा रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं कि कवर नहीं किए गए हैं और ये कहाँ कैसे कवर हो रहे हैं, इसी पर हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ फाउंडर CEO बेशक.org के महावीर चोपड़ा भी जुड़ गए हैं और आपका भी स्वागत है इस पेशकश में। महावीर, हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पर बात करनी है। शिल्पा के साथ हम बात कर रहे थे पोर्टिंग पर, लेकिन अब आपसे थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि पोर्टिंग से पहले हम मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस और उसकी कवरेज को लेकर मैं बातचीत कर लूँ। तो सरकार का बजट मेंटल हेल्थ को लेकर और जीडीपी का इसका जितना हिस्सा है उससे ही पता चलता है कि कितनी गंभीरता है हमारे देश में। हम बहुत वोकल हो गए हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसकी जो कवरेज है महावीर, वो नाकाफ़ी दिखती है। एब्सोल्युटली। सो अगर आप 5 साल पहले की बात करें और अभी बात करें, तो पहले एक टाइम था जब मेंटल इलनेस कंप्लीटली कवर्ड ही नहीं था हेल्थ इंश्योरेंस में, राइट। अराउंड 4 साल पहले, कोविड के जस्ट पहले, इंश्योरेंस कंपनीज को IRDA का मैंडेट आया कि अभी आपको मेंटल इलनेस कवर करना है, राइट। मेंटल इलनेस कवर करना है, इसका दो दो पहलू है। उसमें दो लोग होते हैं, एक है जिसको ऑलरेडी मेंटल इलनेस है और जिसको मेंटल इलनेस नहीं था जब पॉलिसी ली है, और उसमें मेंटल इलनेस कवर होना चाहिए फ्यूचर में। तो इस दो पार्ट को अगर मैं डिवाइड करूं, तो आज की तारीख में अगर किसी ने पॉलिसी खरीदी है, ऑलरेडी खरीदी है, और उनको जब लेने के वक्त अगर मेंटल इलनेस नहीं थी, तो उनको आज मेंटल इलनेस रिलेटेड कवर्स मिल रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। दिक्कत किसको आ रही है? ज्यादा दिक्कत उसको आ रही है जिसको ऑलरेडी कोई टाइप की बेसिक लेवल की परेशानी हो गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई दवाई ले ली है या कोई कंसल्टेशन कर लिया है और वो डिक्लेयर कर रहे हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, प्रपोजल में। तो वहां पे बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज काफी उस केसेस को ट्रिकी मान रही है और उसमें बेसिकली इजीली कवर नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल से कवर मिल रहा है। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है एक्चुअली। बहुत लोगों को ये लगता है कि 25 की उम्र में, 27 की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत क्या है, बिकॉज अभी तो मैं हेल्दी हूँ। बट मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो किसी को भी आ सकते हैं, और ये जब भी आते हैं उसके बाद आपको पॉलिसी लेना कितना मुश्किल होता है, ये ऑनेस्टली हमारे फोरम पे आके अगर कोई चेक करे तो उनको पता चलेगा कि 27 की उम्र में, 28 की उम्र में किसी ने कुछ 6 महीने के लिए डिप्रेशन की या एंग्जाइटी की टैबलेट्स ली है और अब उसको सारे जो अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि बेसिकली मेंटल इलनेस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कैसे होता है। तो लार्जली जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में जो है वो एक हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, राइट। और अगर आप देखेंगे तो मेंटल इलनेस जो है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने का चांसेस इज ऑलमोस्ट लाइक 1% केसेस, एंड 99% केस में बेसिकली बीमारी का इलाज होता है कंसल्टेशन से और मेडिसिन से, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है।
तो इसका कवरेज जो है वो फिलहाल लिमिटेड है। बहुत सारी पॉलिसीज में तो अवेलेबल भी नहीं है, और कुछ पॉलिसीज में जहां पे अवेलेबल है एज एन एड ऑन, वहां पे बेसिकली ये एक रिमोट सर्विस अवेलेबल है थ्रू एन ऑनलाइन कंसल्टेशन, राइट? बट अदरवाइज अगर आप देखें तो कवरेज बहुत लिमिटेड अवेलेबल है अभी करंटली, इन केस ऑफ पीपल हु ऑलरेडी हैव के उनको मेंटल इलनेस हो गई है, उनको कवर ही नहीं मिल रहा है। और जिनको बेसिकली पॉलिसी लेने के बाद भी लेट से अगर मेंटल इलनेस हुई है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन कवर ही मिलता है, जो बेसिकली बहुत ही लिमिटेड केसेस में होता है। ऑलमोस्ट जितना मेरी रिसर्च कहती है वो 1% केस में बेसिकली मेंटल इलनेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन लगता है। तो ओवरऑल जो है मेंटल इलनेस का करंट कवरेज जो है वो काफी 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 लिमिटेड है इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो महावीर, अब मेरा सवाल आपसे ये है, हम इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 अब एम कर रहे हैं, और जिस तरह से मेंटल हेल्थ के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्यों अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन तक ही इसको सीमित रखा गया है? ये तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पर आप थेरेपिस्ट से डिपेंड करता है कि आप कितनी सीवियर सिचुएशन में हैं, आप उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। कई बार आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कई बार नहीं पड़ती है। हॉस्पिटलाइजेशन तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया है। जिस तरह की कवरेज आपने बताई है वो तो नाकाफ़ी ही नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक कवरेज है, और वो भी इसीलिए शायद क्योंकि इतनी मेंटल हेल्थ को लेकर अब बोलबाला है और लोग इतने जागरूक हो गए। बट हैविंग सेड दैट, क्या किसी भी तरह का प्रपोजल कंसिडर कर रहा है रेगुलेटर? क्या इसका दायरा बढ़ाने को लेकर कोई बात हो रही है? व्हाई नॉट हैव एन एडिशनल राइडर? आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं ऐड कर दीजिए अगर आपको चाहिए तो, बट देन आप एक राइडर अटैच कर सकते हैं कि यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ कवरेज थ्रू अ राइडर आल्सो, नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। क्या तब भी दिक्कत होगी? एक्चुअली ये पॉसिबल है, मुझे लगता है। पहले जो इंश्योरर्स का एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये जो बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट है, ये जो ओपीडी मार्केट होता है, और वो बहुत छोटे छोटे शहरों में बहुत छोटे छोटे केसेस कंसल्टेशंस हो सकते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो एक टाइम था जब उसको बेसिकली सॉल्व करना मुश्किल था, बिकॉज टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। आज की तारीख में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये अभी मुझे लगता है हम 3 या 4 साल लेट है इसमें। अभी तक तो पॉलिसी बन जानी चाहिए थी जहां पे ओपीडी लेवल पे थेरेपीज और बेसिकली मेंटल इलनेस कवर हो जाना चाहिए था। लॉजिकली इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, अब वो वाले एक्सक्यूजेस देना कि बेसिकली आज की तारीख में कंट्रोल्स नहीं है या फ्रैगमेंटेड है या आप बेसिकली फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, ये बोलना अभी मुझे लगता है थोड़ा, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बन गई है और जिस तरीके से बाकी इंडस्ट्रीज में नेटवर्क्स बन गए, जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स की बात कर लो या आप होटल्स की बात कर लो या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री की बात कर लो, उसी सिमिलर तरीके से नेटवर्क्स बन सकते हैं, और इसके अच्छे कंट्रोल सिस्टम्स होने के बाद मेंटल इलनेस ही नहीं, बाकी सारे जो ओपीडी के रिलेटेड जो खर्चे हैं उसको हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में ला सकते हैं। डेफिनेटली इसका पॉलिसी से प्रीमियम बढ़ेगा, लाइक आपने राइटली कहा कि इसका एक एड ऑन होगा जो कस्टमर ऑप्ट इन कर सकता है या ऑप्ट आउट कर सकता है, वो ऑब्वियसली होगा। बट ये फैसिलिटी डेफिनेटली, आई एग्री विथ यू कविता जी, कि अभी अवेलेबल हो जानी चाहिए थी। ये तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को भरने के लिए न सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को साथ में आना होगा, बल्कि रेगुलेटर को भी मेरे ख्याल से ये बात समझनी होगी कि मेंटल हेल्थ अब बहुत ही ज़्यादा सिवियर इशू है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रेगुलेटर संज्ञान रखता है इन सब चीज़ों का, बट मेरे ख्याल से एक पॉलिसी और एक फ्रेमवर्क लाने की देरी है। शिल्पा, आप भी हमारे साथ अब जुड़ी हुई हैं। अब मुझे ये बताइएगा, मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ को अब आप पोर्ट कर रहे हो अपनी पॉलिसी, आपको कितना ध्यान में रखना चाहिए इस तरह की कवरेज को? कैन दिस बी द बेसिस टू पोर्ट योर पॉलिसी? बिकॉज जिस तरह की कम कवरेज अब मिल रही है, आप क्या ही कंसिडर कर पाओगे? तो पोर्ट जब आप करते हैं, एक तो ध्यान रखना है कि जैसे महावीर जी ने कहा कि अगर प्री एग्जिस्टिंग हो गई, जैसे मैंने 5 साल पॉलिसी चलाई, अब मैं पोर्ट कर रही हूँ, और इन बिटवीन अगर मुझे कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे वो डिक्लेयर करना है पोर्टिंग के टाइम, अदरवाइज आगे जाके क्लेम रिजेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं कुछ है तो आराम से हम पोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, देर आर कुछ पॉलिसीज आ गई है मार्केट पे जहाँ पे काउंसलिंग कवर्ड है, बट टू सम एक्सटेंट, जैसे कि 5 या 6 सेशन, 8 सेशन, तो ये थोड़ी एडवांस, जैसे गोल्ड प्लेटिनम काइंड ऑफ पॉलिसीज जो आ रही है विद हायर प्रीमियम, वहां पे कुछ कुछ पॉलिसीज के अंदर काउंसलिंग भी इन्होंने कवर किया। बट हाँ, वो उस एक्सटेंट तक नहीं, 6-8 सेशन ज्यादा सफिशिएंट नहीं होते।
तो वो आप देख सकते हैं कि आपको अगर काउंसलिंग चाहिए तो वैसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। और जैसे महावीर जी कह रहे हैं अभी ऑनलाइन आ गया तो आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी को भी कंसिडर करना चाहिए। अब फ्रॉड के चांसेस कम है, ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत अच्छे से चल रही है, लोग कंफर्टेबली ले रहे हैं, तो दिस कैन ये ट्रैक भी हो जाएगा और फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो ये चीजें भी इंश्योरेंस कंपनी को कंसिडर करनी चाहिए। समाप्त हुआ है। महावीर, सिंस यू आर विद अस, 30 सेकंड का समय, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करने के मुद्दे पर भी हम बातचीत कर रहे थे। अब मुझे बताइए कि पोर्ट आप साल में कितनी बार कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है? पोर्ट तो आप एक ही बार कर सकते हैं। बेसिकली आप रिन्यूअल के टाइम पे ही पोर्टिंग कर सकते हैं पॉलिसी की, तो एक ही बार आप पोर्टिंग कर सकते हैं। और बेसिकली कॉस्ट तो आपका कोई एडिशनल नहीं लगेगा। जो भी नई पॉलिसी आप खरीदेंगे, वो पॉलिसी के प्रीमियम्स आपको पे करने पड़ेंगे। एक ही एक कैच होता है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, कि बोनस जो होता है, आपने जो भी कमाया है आपकी प्रीवियस पॉलिसी में, अगर आपको कुछ बोनस मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो जो नई कंपनी है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बोनस अमाउंट फ्री में देगी, आपको उसका पैसा भरना पड़ सकता है। जैसे 5 लाख की पॉलिसी थी आपकी, और लेट्स से अभी 15 लाख का कवर आपका हो गया है बिकॉज़ ऑफ बोनस, तो 10 लाख का जो आपको फ्री कवर मिला है, आप जब पोर्ट करते हो, तो नई इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, वो आपको वो 10 लाख के लिए चार्ज करेगी, आपको वो फ्री में कवर नहीं मिलेगा। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट हो सकता है आपके लिए। चलिए, चर्चा के लिए बहुत सारे और पहलू हैं जो कि जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय समाप्त हुआ। धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ने समय दिया और इंश्योरेंस के इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर हमारे दर्शकों को सलाह दी। थैंक यू। और आज